आपने बता तो दिया कि नकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, कली पुरुष है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन आप उससे बचना चाहते हैं तो कैसे बचे, वो आप कैसे समझाते हैं? आज युवाओं को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि एक्शन पे रिएक्शन, उनको सोचने और समझने की जो क्षमता है वो पहले 7 साल में ही उनसे छीन ली जाती है। इससे क्या है कि शिव जी की जो शक्ति है वो मैं मेरे अंदर प्रयास कर रहा हूँ तपस्या से या फिर ध्यान साधना से कि जो शिव जी है वो मेरे अंदर कैसे जागरूक हो। स्पिरिचुअलिटी में जाना भी इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतने मूवीज है, इतनी अश्लीलता, इतनी सोशल मीडिया पे है, तो आज तक जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका होता है आपके सारे दोस्त टूटने लगते हैं। इसमें सिर्फ सिनेमा की गलती है या जो बाहर के पेरेंटिंग का भी कुछ रोल है, स्कूलिंग का भी कुछ रोल है? जब भी आप डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन फोर्स को नेगेटिव वे में लेते हो तो वो लस्ट बन जाता है, हवस बन जाता है। तो जो एक के साथ जो एनर्जी शेयरिंग, सेक्स क्या है? सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं आप लोग एक दूसरे के साथ एक होते रहते हो, आप स्पिरिचुअली भी, आपकी आत्मा भी एक होती रहती है, आपके माइंड एक होते रहते हैं, आपके जन्मों जन्मों के जो चीजें वो सारी एनर्जीज पूरी एक आती रहती है। नमस्कार, मैं हूं विनोद तिवारी और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गगन शिंदे जी हैं, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और यूथ के बेटरमेंट के लिए, यूथ की जो साइकोलॉजिकल चेंजेस यूथ के अंदर हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस सोशल मीडिया के द्वारा यूथ में परोसा जा रहा है या पूरी दुनिया में परोसा जा रहा है, उस पर वो अध्ययन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं, हमारे साथ में हैं गगन शिंदे जी। आपके बारे में, गगन शिंदे जी कौन हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार विनोद तिवारी जी। सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद मुझे दुनियादारी इस मंच पे बुलाने के लिए और मेरे साथ इस संवाद करने के लिए। मेरा नाम गगन शिंदे है और मेरा जो एजुकेशन है वो कनाडा से हुआ। उसके बाद मैं कनाडा में 4 साल रहा। उसके बाद मैं कनाडा छोड़ के इंडिया आया क्योंकि मेरे को भारत के लिए कुछ करना था। और यहाँ पे आने के बाद मैंने मार्केट स्टडी की, हमारी समस्या क्या क्या है वो देखी। फिर कई एनजीओज़ में मैं वॉलंटियर काम कर चुका हूँ। फिर उसके बाद 2021 में मैंने खुद की एनजीओ ओपन की। उसके बाद तब से लेके आज तक हम लोग पर्यावरण मैं इसके बीच में, क्योंकि आपने बोला कि आप कनाडा गए, आपने पूरी पढ़ाई कनाडा में की है, तो मैं इसके साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली कॉमन मैन है। मेरे पिताजी बैंक में थे और मॉम हाउसवाइफ है और लोन लेके गया था। ऐसा कोई ऐसा कोई बड़ा पीछे ये नहीं है, बैकअप नहीं है। कॉमन मैन है, सर्विस था, गवर्नमेंट सर्विस था, अभी रिटायर्ड है। तो लोन लेके गए थे, 2 साल 3 साल लगे। फिर उधर से सेकेंड ईयर का जो पढ़ाई है मैंने वहाँ पे काम करके ही मैंने वहाँ की पढ़ाई का ट्यूशन फीस वगैरह भरी। 3 जॉब्स में करता था वहाँ पे, तो 3 जॉब। फिर वहाँ पे रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, मेरा भविष्य यहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे मेरा भविष्य है वो भारत में, और भारत तभी अलग अलग इश्यूज से फेस हो रहा था। फिर तभी मोदी जी भी प्रधानमंत्री हुए थे, तो एक्साइटेड था मैं कि तो आप मोदी जी से प्रभावित हो गया। मेरे को लगा कि मेरा भी एक्सपर्टीज वहाँ पे कुछ मेरे को इंडिया में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ पे आके देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी है। तो मैंने सोशल वर्क में जाना चाहा। मैं अलग अलग एनजीओज में वॉलंटियर कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस में समाज के लिए दे सकता हूँ। तो आपने इस चीज के लिए पर्यावरण को ही क्यों चुना? नहीं, पर्यावरण सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं। मेन मेरा मास्टर साइकोलॉजी में हुआ है, तो मेरे को काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हीलिंग्स वगैरह में भी मेरी रुचि है। तो यूथ को अच्छे से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और उनका मोटिवेशन बढ़ाना, फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में भी मेरा कार्य है। और पर्यावरण तो एक मुद्दा है, अभी ट्री प्लांटेशन ड्राइव हमारा रिसेंटली हुआ, तो हाँ, तो उसकी वजह से पर्यावरण एक मुद्दा है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा ध्येय है, मेरा जो मोटिव है कि भारत की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, भारत का यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पोटेंशियल बहुत है।
अगर हम लोग को सही डायरेक्शन मिलेगा, सही रोड मैप मिलेगा, तो हम बहुत ही पूरे तो विश्व अगर को आपको दो रास्ते मिले, एक रास्ता ये जाए कि आपको पर्यावरण के ऊपर पूरा काम करना है, फोकस करना है, और दूसरा रास्ता जाए कि युद्ध के ऊपर आपको काम करना है, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, तो सबसे पहला रास्ता आप कौन सा चुनेंगे? देखो, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। ओके। लेकिन अभी जैसे यूथ मिसगाइड होते जा रहा है, हमारे देश में अराजकता फैलते जा रही है, दो लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसीलिए मैं इसमें एक टोकूंगा कि ये जो आपने अराजकता बोला, तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने जो अभी इस्तीफा देते वक्त जो एक वर्ड डाला था, ये इसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, या आप इसके पहले जो यूथ जो इस तरह से बिहेव कर रहा है या जो सोशल मीडिया पे कंटेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? आज जो हो रहा है दुनिया में, ये आज की वजह से नहीं हो रहा है। पिछले कई सालों का जो प्रिपरेशन है हमारे माइंड में, और हमारे जो पूरे हमको दिखाया जाता है सोशल मीडिया से, तो आज जो है वो एक रिजल्ट है बहुत पहले जो हुआ है हमारे साथ। आज हम करेंगे वैसे ही हमारा कल बनेगा। तो आज हम जो जी रहे हैं वो हमारे कल के वजह से जी रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही एक मेन हाईलाइट नहीं है, पर इसके कई कारण है। ये आपको कब पता चला कि ये जो आपने एक शब्द यूज़ किया कि पूरी दुनिया में इस तरह की प्रिपरेशन की जा रही है और जो ये रिजल्ट आ रहा है इसकी कई सालों पहले से प्रिपरेशन की जा रही थी, तो क्या जब आप लंदन में थे तब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ था, या इंडिया में आने के बाद ये चीज़ का एहसास हुआ? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, कि हमें अचानक से रियलाइज होने लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस राह पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमें अचानक से याद आने लगता है। तो वही चीज़ कनाडा में मेरे साथ हुई। कनाडा में मेरे को मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस किया गया। कोई तो अचानक से कहीं से तो बंदा आया, उसने मेरे को पता भी नहीं वो कौन था, कैसे था, उसने मेरे को मेडिटेशन बताया कि करो, अध्यात्म से जुड़ो। तो वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो था वो मेरा वहाँ पे होने को स्टार्ट हुआ। अभी ये मैं देख रहा हूँ आपने टैटू वगैरह सब आपने स्पिरिचुअल चीजें बोली, तो ये उसके बाद आपने कराया कि पहले कराया? टैटू का तो शौक था ही। तो ये स्पिरिचुअल है कि देखिए, टैटूइंग अगर आप हमारे पूर्वज भी देखोगे, हमारे अब दादी वगैरह देखोगे, दादी के भी हाँ बराबर हाथ वगैरह में सब कहीं ना कहीं लिखा रहता था। एग्जैक्टली। तो अभी ये टैटू है, ये पहले से ये प्रथा चलती आ रही है। तो इसका और स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे बॉडी पे लिखा के रहते हैं वो एक कमिटमेंट रहता है स्पिरिचुअलिटी के साथ कि हम लोग कुछ आगे करने वाले हैं। मतलब रोड मैप है ये। हाँ एग्जैक्टली, विजन बोल सकते हैं आप, बार बार याद एग्जैक्टली। अभी जैसे मैंने इस हाथ पे प्रोमिसेस किए हैं खुद से कि मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, लोगों के साथ भी अच्छा करूंगा। तो टैटू मतलब कैसा एक अच्छा एक ऐसा प्रूफ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना एफिडेविट साइन, वो एक हमारी अंतरात्मा के साथ एफिडेविट जैसा रहता है कि जिसके वजह से आप उस तरह बनते जाते हैं, उस तरह। अभी यहाँ पे त्रिशूल है शिव जी का, तो इससे क्या है कि शिव जी की जो शक्ति है वो मैं मेरे अंदर प्रयास कर रहा हूँ तपस्या से या फिर ध्यान साधना से, कि जो शिव जी है वो मेरे अंदर कैसे जागरूक हो। अभी आपके साथ जितने लोग जुड़ते हैं, अभी आप कनाडा से कितना साल हो गए यहाँ गए? यहाँ के मैं 2017 में आया। 2017, एक करीब 8-9 साल हो गए, ठीक है। तो ये 8-9 साल में जितने लोगों से आप जुड़े और जो आपके दोस्त बने, जो आपके कांटेक्ट में, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में इस स्पिरिचुअलिटी के लिए और इस योग साधना के लिए आपके साथ में काम कर रहे हैं? बहुत कम, 5% से भी ज़्यादा कम। क्योंकि लोगों को आज मैं थोड़ा योग वगैरह में बताऊंगा। आज हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग जो है वो एज ऑफ माया है, पूरा एज ऑफ इल्यूजन, जिसको इल्यूजन बोलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जाना भी इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतने मूवीज है, इतनी अश्लीलता, इतनी सोशल मीडिया पे है। तो आज तक जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका होता है, आपके सारे दोस्त टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ऑरा में फिट ही नहीं हो पाते। उनको करना होता है पार्टी, उनको पीना होता है दारू, उनको लड़कियां पटानी होती है, उनको बहुत सारी नेगेटिव चीजें करनी होती है। लेकिन जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है आपका लाइफ में, तो ये सारी चीजें आपके लिए वैल्यूलेस हो जाती है, जिसके वजह से सारे दोस्त जो है वो एक करके टूटने लगते हैं। तो सबसे पहला मैं इंडिया में आया, मेरे दोस्त सबसे पहला टूटने लगे।
फिर उसके बाद तो सर दोस्त तो आपके टूटेंगे ही, क्योंकि एक बात बताइए, युवा अवस्था में ये नेचर है, हाँ। ठीक है ना, कि आप दूसरी शक्ति की तरफ या अपोजिट सेक्स के लिए आप आकर्षित होते हैं। अब अगर आप आके वही बोल देंगे कि आप आकर्षित ही मत होइए, ठीक है ना, तो वो मतलब आप प्रकृति के खिलाफ जाने की बात नहीं, प्रकृति नहीं, यहाँ पे प्रकृति नहीं, देखो आकर्षित होना ही प्रकृति, लेकिन हर इंसान के लिए आकर्षित होना वो मैनिपुलेशन, बराबर, वो मैनिपुलेशन, वो कलयुग, वो हम लोग को सोशल मीडिया द्वारा सिखाया जाता है। देखो शिव जी जितने बड़े योगी थे उतने ही बड़े प्रेमी भी थे। हाँ, सबसे बड़े प्रेमी थे। बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद आपको प्रेम त्याग करना है या किसी के साथ नहीं जाना है, लेकिन ये जो मेंटेलिटी है कि हर लड़की के साथ वही सेम इमेजिन करना, वही सेम करना, वही हर लड़की को उसी नजरिए से देखना, तो ये सिर्फ यूथ पे है, ये बड़ों में भी है, बड़ों में भी, ये सारे अभी ये कैसे आता है दिमाग में? देखो जब भी पहले के काल से हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हर इंसान के लिए एक बीवी थी या हर बीवी के लिए एक मर्द था, ये हमारी संस्कृति पहले से चली आई है। लेकिन आज कलयुग में क्या होता जा रहा है, हम लोग को बचपन से लेकर आज बच्चा बड़ा होता है उसको ध्यान साधना सिखाने के पहले आप शाहरुख खान सलमान खान के मूवीज दिखाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें वही होता है कि कॉलेज में कैसे जाए, कॉलेज में कैसे गर्लफ्रेंड बनाए, कॉलेज में कैसे एक दूसरे को पटाए। तो ये देखते देखते अभी ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद डिटेल में जो वेब सीरीज हम लोग देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स बहुत कॉमन है, आप लोगों ने भी देखा रहेगा फ्रेंड सीरीज। अभी फ्रेंड सीरीज के द्वारा हमारे दिमाग में क्या डाला जाता है कि कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है शादी के पहले वो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, वो तो हमारे हिंदी के जो वो अभी आए वो सास भी बहुत ही, और ये सब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिसमें कोई किसी की शादी कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, जो जिसको बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, इस तरह से इसको जिस तरह से प्रमोट किया गया और जो सारी चीजें हुई, तो आपका कहना है कि ये रिसोर्सेज के थ्रू हमारे लोगों को भटकाया गया? भटकाया है, डेफिनेटली भटकाया, लेकिन आपको और व्यूअर्स को ये समझना जरूरी है कि वो क्यों भटकाया है। सबसे पहले तो हमारा एक इंसान है, जब भी दो मेल और फीमेल मिलते हैं तो वो सिर्फ मिलते नहीं है, वो एक डिवाइन क्रिएशन होता है। आप देख रहे हो कुछ नहीं रहता है, उससे जब भी सेक्सुअल यूनियन होता है उससे एक नया जन्म होता है, एक नया, मतलब कुछ नहीं और क्रिएट कर रहे, मतलब जिस भगवान की हम पूजा करते हैं हम वो चीज में दोनों जब एक होते हैं हम लिटरली वो एक्ट में भगवान बन जाते हैं। तो ये कलयुग में ये तोड़ना बहुत जरूरी है कली पुरुष के लिए। ये कब टूटेगा, जब वही डिवाइन शक्ति को कली पुरुष बोलते हैं। कलयुग युग है, कली पुरुष जो कलयुग का रचिता है या किंग है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का जो एक प्रतीक है उसको आप कली पुरुष बोलते हैं। हाँ, कली पुरुष हम लोग नाम है उसका, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको इब्लीस बोल सकते हैं, लूसीफर बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जो एक नेगेटिव एनर्जी है, एक है डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्रिएशन, एनर्जी ऑफ क्रिएशन, दूसरी है नेगेटिव एनर्जी जो द्वेष, घृणा, ये सब है। तो अभी जो यूनियंस है कलयुग में क्या हुआ, सतयुग से लेके आज तक हमारा सोल टुकड़ों में बंटता गया, अलग अलग टुकड़ों में बंटता गया। तो इसका जो मोक्ष जिसे हम बोलते हैं वो तभी होगा जब भी हम वापस वो टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगेंगे। तो कली पुरुष जो है, जो जिसको कुछ भी एनर्जी, एक एनर्जी है कलयुग की, तो वो नहीं चाहता है कि लोग जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जाए। जब भी आप डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन फोर्स को नेगेटिव वे में लेते हो तो वो लस्ट बन जाता है, हवस बन जाता है। तो जो एक के साथ जो एनर्जी शेयरिंग, सेक्स क्या है, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं आप लोग एक दूसरे के साथ एक होते रहते हो, आप स्पिरिचुअली भी, आपकी आत्मा भी एक होती रहती है, आपके माइंड एक होते रहते हैं, आपके जन्मों जन्मों के जो चीजें वो सारी एक एनर्जीज पूरी एक आती रहती है। तो इस स्थिति में अगर मैं कली पुरुष हूं, अगर मैं शैतान हूं और मेरे को लोगों से पूरा फायदा उठाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उनको दिव्यता से लेके जाऊंगा। तो इसीलिए कलयुग में हर चीजें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके हर चीजें कलयुग में कली पुरुष ने इस तरह से रची गई है कि बचपन से लेके आज तक हमारे साइकोलॉजी में
मल्टीपल पार्टनर्स रखना जायज है, डिस्ट्रक्शन हो गया है। डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो इससे क्या है, हम लोग स्पिरिचुअलिटी तो से दूर होते जा रहे तो हैं। इसमें ये जो चीजें हुई है, इसमें सिर्फ सिनेमा की गलती है या जो बाहर के पेरेंटिंग का भी कुछ रोल है, स्कूलिंग का भी कुछ रोल है? एनर्जीज काम करती है। तो कैसा है, अगर आप ये बॉटल को मैं आप अभी एक बताऊं, अभी ये बॉटल में इतना जो है ना, ये पॉजिटिव ऊर्जा है, बरोबर। अभी कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में वो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा उसमें आती गई, ठीक है। तो सिनेमा 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं, सिनेमा ने क्या किया और उसमें डाला। मतलब अगर कोई इंसान अगर कलयुग में पॉजिटिव की तरफ जा भी रहा है, लाइट की तरफ जा भी रहा है, तो हर चीजों से उसको इस तरह से घेर लिया, सिर्फ सिनेमा नहीं, उसके फ्रेंड से लेके, उसके फैमिली से लेके, उसके इवन साइकोलॉजी। ऐसा बोलते हैं कि पहले सतयुग में जो लाइट और नेगेटिव फोर्सेस और पॉजिटिव फोर्सेस वो अलग अलग दुनिया में थे, है ना, अलग अलग दुनिया में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कलयुग क्या एग्जाम्पल था? सतयुग, पाताल लोक, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो सतयुग में कैसा था, जो शैतान थे और अच्छे लोग थे, देवता और शैतान, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दुनिया में थे। फिर राम जी का युग आया, फिर उसमें क्या हुआ, जब भी एक ही दुनिया में, एक ही धरती पे आए पॉजिटिव नेगेटिव, इवल और डिवाइन। फिर महाभारत का समय आया, फिर उसमें क्या हुआ, एक ही फैमिली में आई। और आज जो युग है उसमें एक ही इंसान में वो दोनों क्वालिटीज है, शैतान भी उसी के अंदर है और दिव्य भी उसी के अंदर है। अभी वो इंसान के ऊपर है, वो कितना मेहनत करता है अपने ऊपर, किस राह को चूज करता है, उस हिसाब से। इसीलिए पहले भी कहा गया है ना कि संतों का संग होना चाहिए। मतलब Exactly. परिवार में भी लोग बोलते हैं कि अच्छे लोग के साथ में रहो, Exactly. अच्छी संगत रहेगी तो उस तरह से आप करोगे। बरोबर है। तो ये सारी समस्या जब आप ये समझ रहे हैं तो इसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? मतलब आप क्या कर रहे हैं जिससे लोग उस नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आए? अभी फिलहाल तो सब लोग को, हम लोग को, आप मेरे को पूछ रहे हैं क्या? मेरा मतलब पर्सनल नहीं, आपका पर्सनल, क्योंकि चूंकि आप 6-7 साल से इस फील्ड में हैं, तो ये कैसे लोगों को आप कांटेक्ट करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप वो गलत चीज़ों को छोड़ो और अच्छी चीज़ों में आओ? या जो भी सोशल मीडिया में चल रही है इसके लिए आप कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास में, या टेक्नोलॉजी? अभी समझ लीजिए कोई एक 10 का, अभी समझ लीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं ये पूरे यूथ है, अगर ये चाहते हैं कि आपने बता तो दिया कि नकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, कली पुरुष है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन आप उससे बचना चाहते हैं, तो कैसे बचे, वो आप कैसे समझाते हैं? सबसे पहले एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है। आज युवाओं को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि एक्शन पे रिएक्शन, उनको सोचने और समझने की जो क्षमता है वो पहले 7 साल में ही उनसे छीन ली जाती है। कैसे? तो स्कूल से जो है बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो स्कूल से ही नष्ट की जाती है। आपने पूछा कि कैसे, तो पहला जो 7 साल रहते हैं, हमारे जन्म से लेके पहले जो 7 साल, हमारा जो ब्रेन रहता है वो क्विकली हर चीज सीख लेता है, क्विकली, बहुत ही क्विकली। आप देख रहे हो, आप अभी कोई नई लैंग्वेज सीखने जाओ और बचपन में कितने जल्दी वो बच्चा लैंग्वेज सीख लेता है। 5 साल के बाद चालू होता है हमारा। एग्जैक्टली। वो जो पहले 5 साल है ना, वो बच्चा कैसे सीखते रहता है, वो ऑब्जर्व कर करके, उसके मॉम डैड क्या कर रहे हैं, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं, अगर वो मॉम डैड झगड़ा भी कर रहे हैं तो वो देख के वो सीख लेता है। 5 साल में नहीं, 3 साल में स्टार्ट होता है। और 3 साल में अभी तो इसमें प्ले ग्रुप में भी डालना स्टार्ट किया है, लेकिन शुरुआत किससे होती है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और जब भी बच्चा स्कूल में जाता है फिर उसके माइंड को एक ऐसे पैटर्न में डालना जाता है, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, सुसु पोटी, खाना पीना, सब पूछ के करो। ये जो बच्चों का 7 साल का जो पीरियड आप बता रहे हैं, इसमें फिर जो बाहर की, जो आपने बोला कि नकारात्मक ऊर्जा है, सोशल मीडिया है, जो एक प्लान तरीके से किया जा रहा है, ये बच्चों को कैसे इफेक्ट करती है? बेस बन रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 साल के बाद अलग एक बुरी दिशा में लेके जाने वाला हूँ।
10 साल के बाद अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूँ ना कि ये बुरी दिशा है, आपको जाना है, आप ना करोगे। लेकिन अगर ये 7 साल में जो मेन फाउंडेशन रहता है बचपन का, वो चीजों में माइंड को एक केज में डाल दिया ना, तो आने वाले चीजों में जो भी होता है, माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, बच्चों को नहीं कि समझ पा रहे। हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि माँ बाप ने ही कभी ध्यान साधना, अध्यात्म ये किया ही नहीं है। ये क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे माँ बाप ही हमारे सामने, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ये सीरियल देखते गए। टेलीविजन देखो, टेलीविजन का आविष्कार बहुत ही बढ़िया हुआ, वो नो डाउट, लेकिन उसका असली अर्थ है टेल अ लाई टू योर विजन, मतलब आपके विजन को एक ऐसी चीज दिखाना, एक ऐसी चीज बताना जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे ही कलयुग आगे बढ़ता गया, टेलीविजन और मेन स्ट्रीम होता गया, तो लोगों ने जो पावर में बैठे थे इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट करते गए। और हमारी संस्कृति, जैसे हम लोग मैं इसके पहले फिर आऊंगा कि जहां आपने बोला योग साधना, तो जिनके पेरेंट्स या जिन घरों में योग साधना नहीं होती है, तो क्या वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग ठीक से नहीं कर रहे? पेरेंटिंग ठीक से करना ये मुद्दा नहीं है। पेरेंटिंग तो देखो, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं सिखाएगा कि तू कोई गलत काम कर, लेकिन सबकॉन्शियसली जो सीखता है, सबकॉन्शियसली, मतलब अभी पेरेंट है, कुछ भी फोन आया गुस्सा हो रहा है, गाली दे के बात कर रहा है, या माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, तो जब भी वो बच्चा देखता है, मोबाइल, आजकल मैं देखता हूँ कि मोबाइल, छोटे बच्चों को कुछ भी हुआ तो उनको मोबाइल दे दो बिजी करने के लिए। ये जो चीज है, देखो संस्कार तो माँ बाप लगा रहे, नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर वो बच्चा संस्कारी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जो होती है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अहम रोल करता है, वो नेगेटिव वे में हो रहा है। वो नेगेटिव वे में कैसा कि हम जो ना चाहते हुए भी सीख लेते हैं, वो सीख रहा है हमारा सबकॉन्शियस, उसको हम एज अ लाइफ के उस पे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हमारा लाइफ वैसे बनते जा रहा है। इजी है तो होता है, तो इजी है, चीजें चलता रहता है, ये कोई नई चीज थोड़ा नहीं। एग्जैक्टली आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतना कॉमन क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से लेके तब तक उन्होंने बचपन में देखा भी किसी ने किसी और को कि भाई ये तो मेरा मामा है, ये किसी और के साथ, ऐसे भी कई प्रसंग आते हैं कि जैसे बच्चा देख रहा है कि उसका खुद के ही रिश्तेदार या दोस्त या फिर बड़े बुजुर्ग रियलिटी में एक बीवी रहते हुए भी किसी और के साथ करे, तो वो ट्रेनिंग जो होती है ना, देखो हम बोल के सिखाना और सबकॉन्शियसली जो ट्रेनिंग होती है, वो दो अलग अलग चीजें है। जितना इम्पैक्ट बोल के सीखने में होता है उससे 100 गुना ज्यादा सबकॉन्शियसली। इसमें गलत क्या है? अगर समझ लीजिए कि क्रिमिनोलॉजी की बात करें, कि अगर कोई गलत आदत सीख के चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, करप्शन के लिए काम कर रहा है, या डकैती कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आप दोनों को सेम सीक्वेंस पे लेंगे या कैसे लेंगे? दोनों गलत है, क्योंकि संस्कार की बात हो रही है ना। एग्जैक्टली दोनों डेफिनेटली गलत है। और हमारे संविधान में भी वो पाप और इसकी वो गलती कितनी गंभीर है, उस हिसाब से हमको सजा दी जाती है। अब हम गलती पे आ रहे हैं, तो अभी हमने बात किया कि किस तरह से बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो अभी लेटेस्ट में एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, हम सब जानते हैं, जंतर मंतर पे हुआ है। तो इसमें कुछ बच्चे लोगों ने, हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, चाहे वो अटेंशन के लिए हो या अपने एक्सप्रेशन, उनकी जो सोच है वो एक्सप्रेस करने का उनका तरीका था, एज अ एक्टिविस्ट और एज अ जो आप ज्ञान साधना आप करते हो, संस्कृति की बात करते हो, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो? देखो, वो जो भी गलत अश्लील पोस्टर्स थे या फिर गाली गलौज था, डेफिनेटली एक सज्जन पुरुष को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एक दूसरा एंगल यहाँ से देखने का ट्राई करो कि उन युवाओं को वही देख देख के बड़े हुए हैं। हम बड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ खेल कूद के, या फिर नानी के कहानियां सुन के, या फिर गांव जाके, लेकिन ये जो पीढ़ी है वो बड़ी हुई है सोशल मीडिया के साथ। जो अश्लीलता वो दिखा रहे हैं, उनको खुद को ही पता नहीं है वो कितना अश्लील है, उनके लिए वो कॉमन है, और वही चीज वो देख देख के बड़े हुए हैं। तो बहुत टाइम तक हमारे माइंड में कोई भी एक संदेश आता है ना कि हम ये देख रहे, तो माइंड उसका हैबिचुअल हो जाता है,
और उसके लिए वो जो उसका जो गलत चीज जो जजमेंट करने का जो क्षमता रहती है, पावर रहती है, वो नष्ट हो जाती है। तो इसमें ये जो सरकार की इसको लापरवाही समझेंगे कि इतने सालों में सरकार ने सोशल मीडिया पे जो कंटेंट्स जो चलाए जा रहे हैं व्यूज के लिए, जो भी गलत तरीके से चीजें हो रही है, ये उसका रिजल्ट इस आंदोलन में दिखने आया है? डेफिनेटली, क्योंकि ये आंदोलन जो छिड़ा है ये आज और कल का नहीं है, ये बहुत ही पहले से लोगों का आक्रोश है। और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है आजकल, आप देख रहे हैं 90% कंटेंट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को पहले ही कुछ ऐसे फिल्टर्स लगाने चाहिए थे, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर जाने चाहिए थे कि जहाँ से हमारे युवाओं को जो कंटेंट जा रहा है। मैं आपको टिकटॉक का सबसे बेस्ट उदाहरण देता हूँ कि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है। टिकटॉक जब भी अपना कंटेंट चाइना में दिखाती है तो वो दिखाती है प्रोडक्शन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, फिर बाद में फिटनेस का। लेकिन वही टिकटॉक जब भी यूएस में कंटेंट दिखाती है वो दिखाती है सेक्स का, ड्रग्स का, यूथ कैसे बर्बाद हो रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ये एक तरह से वेपन यूज हो रहा है। एग्जैक्टली ये वेपन है कि पहले देश के युवाओं को ही तुम नाकाम कर दो, युवाओं को ही भटका दो, तो युवा खुद के तरक्की के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थी, जो विपक्ष में जो लोग हैं और विपक्ष जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी ना एक तरह से। पूरी पॉलिटिकल जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, ये उसकी नाकामी बोल सकते हो आप? हाँ, नाकामी तो है डेफिनेटली, विपक्ष की भी नाकामी है और सरकार की भी नाकामी है। लेकिन क्या हुआ इतने टाइम में कि मुद्दे ही इतने हैं, मेन मुद्दे वुमेन सेफ्टी का है, फिर बाद में एजुकेशन का है, चाइल्ड वेलफेयर का है, एनवायरनमेंट का, इतने सारे मुद्दे हैं। इसमें ये जो चीज है कि इस तरह से भी युवाओं के दिमाग में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नेगेटिव के लिए प्रिपेयर होता है, ये किसी के ध्यान में ही नहीं आया। पहली बात ये चीज है, ये इस आंदोलन से पहली बार समझ में आया कि ये भी एज ए वेपन यूज हो गया। अब देखो ना, नेपाल में जो हुआ ना, एग्जैक्टली सेम चीज पॉइंट बाय पॉइंट वैसे ही होते जा रही है। पहले एक शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, फिर जेंजी का नाम दिया गया, फिर बाद में उसके बाद कुछ कॉमेडी वीडियोस आने लगे, फिर उसके बाद मारपीट के वीडियोस आने लगे। ये सेम एक फॉर्मेट में ये वही नेपाल में भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। इसका मतलब है कि आप ये बोलना चाह रहे हो ये हमारे देश की विपक्ष करा रही है, या ये कोई बाहरी ताकत है जो हमारे देश में इस तरह से गतिविधि करा रही है, एक वेल प्लान तरीके से चीज की जा रही है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि देश को अराजकता की तरफ से बचाने के लिए, या जो युवा हैं वो भ्रमित हैं, उनको भ्रमित किया गया है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये देश के अंदर की गतिविधि, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आपने इस पर स्टडी किया हुआ है, तो ये देश के अंदर विपक्ष कर रहा है या इनसे भी बड़ा कोई है जो बाहर से प्ले कर रहा है इन सब चीजों को? क्या लगता है आपको? देखिए, जो हाइप, मैं सोशल मीडिया में हूँ और मैं पिछले 5-6 साल से सोशल मीडिया में एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। तो एक मुद्दे को वायरल बनाने के लिए कितना रिसोर्सेस लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, कितना मेहनत लगता है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। डेफिनेटली फॉरेन फंडिंग आई है। क्योंकि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी बढ़ी, और एक छोटा सा मुद्दा था, जस्टिस सीजेआई ने कॉकरोचेस बोला जो भी वहां पे है, जो चल रहा था, जो चल रहा था, एग्जैक्टली, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पे जो वकालत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा था कॉकरोच जैसे, एग्जैक्टली जो भी है। सोचो, एक उससे एक इतना बड़ा आंदोलन छेड़ना, ये इत्तेफाक हो भी सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। हम लोग अगर पच नहीं रहा, नहीं मतलब आराम से पच नहीं रहा। हम लोग डेटा और एनालिसिस, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो डेटा और एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिटिक्स पे हुई है। अगर हम लोग डेटा और रिसर्च और एनालिटिक्स ये सारी चीजें ध्यान में देना, तो देखो, विदेश से पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, फिर अभी भारत में हो रहा है। तो डेफिनेट बाहर के जो ताकतें हैं वो कैसे
इंडियन यूथ से ज्यादा फायदा या रिसोर्सेस या तो कंट्रोल इसका मतलब तो अभी जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के लिए इस्तीफा दिया देश में शांति बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये बात सच है? आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया है ना अभी? नहीं, जो कॉज है, देखिए कॉज दो है कि नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उन्होंने गलती मान के इस्तीफा दिया, या उनका ऐसा कहना है, जो प्रो बीजेपी लोग हैं उनका ऐसा कहना है, मानना है सोशल मीडिया में, कि उन्होंने देश में युवाओं को भ्रमित होकर भटकने के रास्ते पे नहीं जाने देना चाहते थे, अराजकता में नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुर्बानी एक तरह से दी कि भाई हम हमारे पार्टी में हम, हमारे लिए पद जरूरी नहीं, हमारे लिए देश जरूरी है। देखो कैसा है, अभी कोई भी राइट होगा तो राइट के फेवर में बोलेगा और लेफ्ट होगा तो लेफ्ट के फेवर में होगा। जिसको देश हित से प्यार है, देश से प्यार है, वो क्या देखेगा कि बाबा हमारे देश में प्रॉब्लम्स तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आज स्टूडेंट्स, विदेशी ताकत भी स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर पाई, क्योंकि एक चीज मैं आपको रोकूंगा इसमें। जब हम पहले देखते थे, इन सब बातों से समझ रहे कि पहले बॉर्डर क्रॉस होके लोग आते थे। ठीक है ना? तो इट मीन्स है कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं, इंटरनेट के थ्रू कोई भी देश हम पे, हमारे विचारों पे, हमारे युवाओं पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया, सोचो ना। और देखिए, अगर हमारी शिक्षण व्यवस्था अच्छी होती, पेपर लीक नहीं होते, तो ये चीज विदेशी ताकतों के पास मुद्दा रहता ही नहीं किस बात पे भड़काए। तो ये मतलब एक तरह से स्पार्क हुआ। हाँ एग्जैक्टली, उनको सीजीआई ने भी बोला, उनको एक मिला, कुछ अवसर मिला कि आपदा में अवसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको एक अवसर मिला। और युवा ऑलरेडी बहुत ही तकलीफ में है सर जी, बहुत, मतलब आज हम लोग ग्राउंड लेवल पे, आज मेरा आप खुद का उदाहरण देंगे तो मेरे पास आज 2 फॉरेन से डिग्री है, मेरे पास 2 इंडियन डिग्री है, फिर भी जॉब के लिए मैं जब भी जाता हूँ ना, तो एक बेसिक लेवल कॉल सेंटर के लिए ही मुझे कंसीडर किया जाता है। क्यों? तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने स्किल योजना में बहुत सारे स्किल कर रहे हैं। ये हम लोग अभी सॉल्यूशन, जब भी हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे ना, तो ये देखो, हम लोग को सॉल्यूशन पे बात करना है, हम लोग को लड़ते नहीं रहना है। लड़ने से किसका फायदा नहीं वाला है? सिर्फ विदेशी ताकतों का ही फायदा होने वाला है। हम लोग को अभी, जैसे आपने अभी मेरे को एक सवाल हम स्किल इंडिया पे और रोजगार पे हम फिर कभी बात करेंगे, आगे इस पे करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इस आज के पॉडकास्ट में अब ये जानना चाहता हूं कि अगर सोशल मीडिया से जो बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है, उनको गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, उस सोशल मीडिया के लिए या जहाँ से उनको ये फीड मिल रहा है, उसके लिए प्रशासन को, सरकार को क्या करना चाहिए, और साथ में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यस, तो जो सोशल मीडिया पे आज जिस तरह से युवाओं को भटकाया जा रहा है, तो कर्म, हम लोग कर्मा जो बोलते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही भुगते हैं। तो पिछले कुछ सालों से जो नेगेटिव चीज़ें उन सरकार ने की है, जैसे कि कुछ भी, कोई भी मुद्दा होता था तो आंदोलन करना, तो ये युवा देख देख के सीखते आ रहे हैं। तो सोचिए उनको भटकाना कितना इजी था। तो अभी यहाँ पे सरकार को स्टूडेंट्स के साथ बैठ के स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, रोजगार कैसे ला सकते हैं, मेन एजुकेशन सिस्टम। नहीं, मैं फिर मेरा सवाल वापस करता हूँ कि हमारे यहाँ सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे क्या लगाम लगनी चाहिए, या अगर समझ लीजिए मैं कोई सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफेंसिव चीज़ है, तो अभी बीच में एक बीबीसी की पत्रकार थी, उन्होंने इसकी रिपोर्ट की थी कि हमने बात की थी, हाँ, उस पर हमारी बात हुई थी कि अगर मेटा को हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी वो उसको परोस ही रहा है। तो सरकार हमारी क्या कर रही है कि अगर सोशल मीडिया से गलत चीजें बच्चों के घर घर में बच्चों को अगर दी जा रही है तो उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? चलिए, मैंने कई बार मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैं एक्ट में भी बात करूं, क्या बीएनएस में कोई ऐसी ये है कि एक सामान्य आदमी कंप्लेन कर सके उस इन्फ्लुएंसर के लिए या जो भी कंटेंट बनाते हैं उसके लिए कि भाई ये गलत चीजें बता रहा है, ठीक है ना? तो जब हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर उसी का रिजल्ट है कि जो मोदी जी के लिए अपशब्द हो गए, या विदेश की जो प्रधानमंत्री है उनको लेकर अपशब्द हो गए, या
जो भी फालतू चीजें जो लिखी जा रही है सारी, तो ये एक तरह से यूथ समझ रहा है कि ये सही है। जब सोशल मीडिया में सही है तो यहाँ पे भी सही है। वही तो उसी हिसाब से तो उनका साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हुआ है इन सालों में। आप तो ऐसी कोई है, आपने कभी ऐसी कोई स्टडी की है कि जिसमें उनके पास ये रेमेडीज हो कि हमको ये सारी चीजें करनी है? रेमेडीज एक ही है कि हमको भारत का खुद का सोशल मीडिया लाना है। अगर हम लोग वही फॉरेन का सोशल मीडिया अगर चलाते रहेंगे तो उन लोग के पास कंट्रोल रहेगा कि एल्गोरिदम किस तरह से डिज़ाइन करना है। अभी चाइना का उदाहरण मैंने जब भी आपको टिकटॉक का दिया, चाइना के पास खुद का गूगल है, खुद का यूट्यूब है, खुद का इंस्टाग्राम है, खुद का फेसबुक है। चाइना वेस्टर्न फॉरेन तो आपने जो स्टडी किया आपके पास में, इसका कहना ये आपका मतलब बनता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी हम अर्थव्यवस्था है, इतने बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास जो सोशल मीडिया पे कंटेंट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे सरकार के पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म है लेकिन फेल्योर नहीं है। अभी देखिए बहुत बड़ी कंपनी है फेसबुक, मेटा, लाखों करोड़ रहता है, तो उनके लिए बहुत इजी है कि सरकार के अंदर किसी को ब्राइब दे के पॉलिसीज चेंज करना या वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ना करके देना। मेटा भी सरकार को प्रेशर डालता रहेगा कि हम जो दिखाएंगे वही चलने दो। तो इसमें सरकार को भी एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई ये जो कंटेंट है ये मेरे युवाओं के लिए नहीं बना है, मेरे को मेरे देश के युवाओं को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्किलफुल बनाना है। तो इसके लिए जो नेगेटिव कंटेंट है, हवस भरा कंटेंट है या फिर अराजकता पसारने वाला कंटेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को आप क्या परोस रहे हो। एग्जैक्टली। साथ ही आपको एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहिए, आपका बोलना। एग्जैक्टली। एजुकेशन के लिए हम लोग को किस तरह से काम करना चाहिए कि हम लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि हमारा 90% हमारे जो अभी का करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश काल से वही है, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं आया है। बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पे हम लोग फिर कभी आएंगे इस सब चीजों पे बात करने के लिए और नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यूथ का मुद्दा और साथ में एजुकेशन का मुद्दा हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा है ये कि एक दो पॉडकास्ट में ये नहीं होने वाला है। फिर से आपको समय देना पड़ेगा सर, आपको आना पड़ेगा, हम और भी मेहमानों को साथ में लेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि हमारे देश में जो युवा वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, जो देश में बदलाव करने की क्षमता रखता है, और ये उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ में, जोश के साथ में, ये भी साबित कर दिया है कि वो इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी बिना दिशा के शक्ति का चले जाना भी डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, बच्चों का बिहेवियर कैसा है, और सरकार और पेरेंट्स मिल के देश के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं उसको किस दिशा में ले जाएं। ठीक है, तो आज आप हमारे साथ में हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।